हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है जी? कैसे हो जी? चलिए जी, मैं आज आपके सामने आया हूँ सीए फाउंडेशन जुलाई अटेम्प्ट का जो एग्ज़ाम हुआ उसका पेपर। जैसे कि आप सब जानते हो कि मैंने मैथ्स और एलआर वाला पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो बच्चों की काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट भी जल्दी से करो। तो मैं स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट आज लेके आया हूँ। मेमोरी बेस्ड पेपर है बेटा, बच्चों के द्वारा भेजा गया है। और चलिए जी करते हैं स्टार्ट। देखो बेटा, 60 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके थे, तो हम 61 से शुरू करेंगे। आपको क्या, मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज एक्स बार, के इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, देन न्यू मीन इज सी आंसर है जी। क्योंकि चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल, ओरिजिन का मतलब होता है कुछ भी बढ़ा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क उतना ही पड़ जाता है जितना आपने उसमें ऐड किया है। तो सब में ऐड कर रहे हैं तो आंसर में भी ऐड हो जाएगा। तो सी आंसर हो गया जी 61 का। देखो जी 62 में कह रहे हैं कि ये नंबर्स दिए हुए हैं और आपको बोला है मीन डेविएशन अबाउट मीन बताओ। तो सबसे पहले तो बेटा हम मीन निकालेंगे। तो सिग्मा एक्स बाई एन, तो आप इन सबको जोड़ोगे, तो इन सबको जोड़ोगे तो जोड़ के देखो शायद 90 आ रहा होगा। हाँ 90 आ रहा है, तो 90/9 मीन हो गया जी 10। अब मीन 10 हो गया, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद बेटा हम एक काम करेंगे, मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का मोड डिवाइडेड बाई एन। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का मोड डिवाइडेड बाई एन। तो हर एक वैल्यू में से माइनस करते जाएंगे। तो आप यहाँ पे 3 में से माइनस करो 10 को, और नेगेटिव को इग्नोर करना है। तो 7 हो गया। फिर नेक्स्ट नंबर है 10 में से 10 को करेंगे तो 0 हो गया। फिर नेक्स्ट है 11 में से 10 को करेंगे तो 1 हो गया। 6 में से 10 को करेंगे -4 होगा, लेकिन मैंने कहा कि इग्नोर करना है नेगेटिव क्योंकि मोड वैल्यू है। फिर 9 में से 10 करेंगे तो 1 आएगा। फिर 8 में से 10 करेंगे तो 2 आएगा। फिर 12 में से 10 करेंगे तो 2 आएगा। 14 में से 10 करेंगे तो 4 आएगा। 17 में से 10 करेंगे तो 7 आएगा। और डिवाइडेड बाई 9, 7 4 11 2 13 2 15 16 20 28/9 3.11 हो रहा है। तो आपका आंसर आ रहा है सी। आंसर इज सी। चलो जी, अब इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये भी इजी सा क्वेश्चन है आपका। हाँ जी, क्या है, y = 3 ये दिया हुआ है एंड मोड ऑफ x इतना है, मोड ऑफ y बताना है। तो बस आपने कुछ नहीं करना, y का मोड निकालना है। तो x की जगह पे उसकी वैल्यू डाल दोगे। तो 1.9 इंटू 15 प्लस 3, ये आ रहा है 31.5। तो आपका आंसर डी हो गया बेटा। आंसर इज डी। चलो जी आगे चलते हैं जी। देयर आर n नंबर्स व्हेन 50 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर। यार देखो, हर एक नंबर से आप 50 माइनस करोगे तो आप ऐसे कह सकते हो कि अगर मैंने x1 में से भी 50 माइनस किया, x2 में से भी 50 माइनस किया, xn में से भी 50 माइनस किया, इन सब का टोटल बोला है -10। यार देखो, मैंने x1 x2 xn को तो सिग्मा x लिख दिया, और 50 50 50 n बार है, 50n लिख दिया। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 50n - 10, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर आगे क्या बोला है? आगे आपको बोला है कि अगर हम 46 माइनस करें सब में से तो 70 हो जाता है। तो देखो, अगर मैं 46 माइनस करूँगा यार, नाउ अगर मैं 46 माइनस करता हूँ अगेन, तो ये हो जाएगा सिग्मा x -46n = 70। तो यार यहाँ से सिग्मा x की वैल्यू हो गई 40n + 70। अब देखो, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो। 46n है बेटा, इक्वेट करूँगा तो 50n - 10। अब ये हो जाएगा 4n = 80। 10 को उधर ले गया, इसको इधर ले गया, तो बेटा जी n की वैल्यू 20 आ गई। अब n की वैल्यू 20 आ गई तो मीन किसी भी एक में डाल के निकाल सकते हो, मैं इसमें डाल रहा हूँ। तो मीन हो जाएगा सिग्मा x/n, यानी कि 50 × 20 - 10 डिवाइडेड बाई 20।
तो 1990 बाई 20, तो 990 डिवाइडेड बाई 20 करो, 49.5। आंसर इज 49.5। ठीक है जी, 49.5 आंसर है बेटा। तो सी आंसर हो गया जी हमारा, 49.5 आंसर इज सी। चलो जी, अब देखो जी, यहां से आगे ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सारी बातें दी है, तो हो सकता है आप इसमें थोड़ा घबरा गए हो, लेकिन इन्होंने सिर्फ कहा है एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है आपको बाकी को देखना ही नहीं है, सिर्फ इसको जोड़ना है और 5 से डिवाइड कर देना है। तो देखो जी, जो आपका एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा, तो आपको सिर्फ इंटरेस्ट वाले पार्ट को जोड़ना है। अब देखो जी, जब आप इन सबको जोड़ोगे तो देख लेता हूं कितना आ रहा है। मैंने कहा सिर्फ इंटरेस्ट वाले को जोड़ना है, तो 23.4 प्लस 41.6 प्लस 36.4 प्लस 32.5 प्लस 49.4, ये आ रहा है 183.3 डिवाइडेड बाई 5 कर दो, 36.66। बेटा सिर्फ इंटरेस्ट वाले को जोड़ना है, कुछ नहीं करना। तो 36.66 आ रहा है 5 से डिवाइड करके, ये इसका टोटल 183 पॉइंट समथिंग आ रहा था, और 5 से डिवाइड कर रहे हो तो ये आ रहा है, तो 36.66 दैट इज बी। चलो जी, दिखने में थोड़ा मुश्किल था बट काफ़ी आसान था। 66 का है, ईच ऑब्जर्वेशन इंक्रीज बाई 7, स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्रीज हो जाएगा, एमडी इंक्रीज हो जाएगा, क्यूडी इंक्रीज हो जाएगा, इनमें से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि डिस्पर्सन की मेजरमेंट है, उसमें सिर्फ स्केल से फर्क पड़ता है, तो ऑल रिमेन्स अनचेंज्ड। तो 66 का डी जी। चलो जी, अब आगे कह रहे हैं जी 67 में एस डी ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर। तो यार एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस 1/12, तो 81 माइनस 1/12, तो 80/12 करो, 80 डिवाइडेड बाई 12 और उसका अंडर रूट कर दो, तो 2.58, ये हो गया जी बी पार्ट, 2.58। चलो जी, 68 देखते हैं जी। द नंबर्स आर 5 8 ये दिए हुए हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताना है, तो पहले तुम्हें मीन निकालना पड़ेगा यार। मीन निकालोगे तो सिग्मा एक्स बाई एन, 5 और 1 6 8 14 7 21 2 23, 5 1 6 8 14 7 21 2 23, और 23/5 किया, 23/5 किया, तो ये आ रहा है 4.6। अभी यार स्टैंडर्ड वेरिएशन की भी जरूरत पड़ेगी, तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो देखो पहले मैं करूंगा 5 माइनस 4.6 का स्क्वायर, फिर मैं करूंगा 1 माइनस 4.6 का स्क्वायर, फिर मैं करूंगा 8 माइनस 4.6 का स्क्वायर, फिर 7 माइनस 4.6 का स्क्वायर, फिर 2 माइनस 4.6 का स्क्वायर, अंडर रूट भी करेंगे और डिवाइडेड बाई 5 भी करेंगे, डिवाइडेड बाई 5 भी करेंगे। ठीक है जी बेटा, कैलकुलेशन है, आई थिंक कैलकुलेशन वाला पार्ट आप कर सकते हो। मैंने कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूं, इसका आंसर क्या आने वाला है, 68। 68 का आंसर आएगा 59.13, 68 का सी 59.13 कैलकुलेशन पार्ट है। आई थिंक यू विल बी एबल टू डू दिस, कुछ नहीं करना है इसमें, फिर भी अगर आप चाहो तो मैं कर देता हूं यार। देखो ये आ जाएगा 0.16, ये आ जाएगा 12.96, ये आ जाएगा 11.56, स्क्वायर करोगे तो 5.76, 6.76 डिवाइडेड बाई 5 का अंडर रूट,
और ये सब कुछ जोड़ के आ रहा है 37.2/5, 37.2/5। जब इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2.72। तो एसडी आ गया बेटा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है एसडी अपॉन मीन इंटू 100। तो 2.72 अपॉन 4.6 इंटू 100, तो 272 डिवाइडेड बाई 4.6, ये आ रहा है 59.13। वही मैंने आपको बोला था। चलो जी आगे चलते हैं बेटा। देखो जी आपको कह रहे फाइंड मीन डेविएशन व्हेन दिस। यार देखो, तो आप पहले क्वार्टाइल डेविएशन निकालो Q3 माइनस Q1/2 से। तो 40 माइनस 15/2 तो 12.5 हो गया हमारा, 25/2 हो जाएगा। तो ये क्वार्टाइल डेविएशन हो गया। अब देखो एक स्टैंडर्ड रिलेशन होता है 4 इंटू एस डी, 5 इंटू एम डी, 6 इंटू क्यू डी। अब आपसे पूछ रहे हैं मीन डेविएशन, और क्यू डी आपको पता है, तो मैं इन दो का यूज करूंगा। तो 6 इंटू क्यू डी अपॉन एम डी, तो 6 इंटू 12.5, एम डी तो निकालना ही है, डिवाइडेड बाई 5 आएगा, डिवाइडेड बाई 5। तो 12.5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5, 15 आ गया जी आंसर। देखो जी 15 है क्या कहीं पे? ये रहा जी 15। ए आंसर हो गया जी हमारा 15। ठीक है जी। चलो जी अब जरा हम चलते हैं इससे आगे। आपको कह रहे हैं जी 70 नंबर क्वेश्चन है, हाइट ऑफ 14 पर्सन इन सेंटीमीटर ये दिए का एवरेज डेविएशन बताओ। यार पहले आपको क्या करना पड़ेगा? मीन निकालना पड़ेगा। पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा। अभी किया था ऐसा क्वेश्चन, वही सेम है। तो जब आप मीन निकालोगे तो पहले इन सबको जोड़ोगे। देखो जी पहले आप एक्स बार निकालोगे, सिग्मा एक्स बाई एन। चलो जी आप इस सबको जोड़ के देखो तो 2394 आएगा और n 14 है। तो मैंने 2394 डिवाइडेड बाई 14 किया, 2394 डिवाइडेड बाई 14 किया, तो 171 आ रहा है। बेटा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, तो मैंने कैलकुलेशन करके देखी थी पहले, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ताकि टाइम थोड़ा सा मुझे कम लगे सोल्व करने में। अब एवरेज डेविएशन का मतलब भी मीन डेविएशन होता है। कुछ ना कहे तो मीन के अबाउट निकालो, वही जो अभी निकाला था। अब हर एक नंबर में से 171 को माइनस करना है, और साथ में आपने क्या करना है? साथ में आपने ये करना है कि उसको मोड को इग्नोर करना है, नेगेटिव को इग्नोर करना है। तो देखो जी मीन डेविएशन जो उन वैल्यू को माइनस करके देखोगे तो पहला नंबर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2, फिर 2, और डिवाइडेड बाई 14। तो जब आप इस सबको जोड़ोगे तो ये 48 आ रहा होगा। तो 48 बाई 14 कर दो, 48 डिवाइडेड बाई 14 किया। बेटा ये 3.428 आ रहा है, 3.428, तो अप्रोक्सीमेट 3.43 हो जाएगा। देखो सिंपल सा लॉजिक है यार, ये 1 2 कहाँ से आए हैं? यहाँ देखो 172 में से 1 माइनस किया, 173 में से 177 माइनस किया, 164 में से 171, सब में से 171 माइनस करना है और नेगेटिव को इग्नोर करना है। ठीक है, तो 3.43 बोले तो डी आंसर है। चलो जी अब देखो जी 71 नंबर पे आ गए। इसमें कह रहे जी 2x प्लस 3y इक्वल टू 15 रेंज बताना है, जबकि x का y का रेंज दिया है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो देखो x का रेंज बताना है, y का दिया है, तो 2 इंटू रेंज ऑफ x माइनस 30 हो गया, तो माइनस 15। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, डिस्पर्शन की मेजरमेंट है। डिस्पर्शन का मतलब रेंज क्यू डी एम डी एस डी वो कभी नेगेटिव नहीं होता, और अगर नेगेटिव आया भी है तो भी हम उसको जीरो कर देते हैं, ओ सॉरी पॉजिटिव कर देते हैं, और बेटा इस कांस्टेंट को हमेशा जीरो रखते हैं। इतना तो आपको मालूम होगा, तो मोड लगा के चलना है, नेगेटिव को इग्नोर करना है, तो दैट इज रेंज ऑफ एक्स 15 आ जाएगी। अब अगर मैं इसमें देखूं तो 15 कहाँ आ रहा है? डी में। ठीक है जी,
चलो जी आगे चलते हैं। डाटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट, थ्योरी क्वेश्चन है, सेकेंडरी डाटा। रिटन सोर्स में जो भी आता है वो सेकेंडरी होता है, तो 72 का डी। क्या जी इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डाटा आइडियोग्राफ, देखो ये कहीं भी ये आईसीआई मॉड्यूल में नहीं है, ठीक है। तो आइडियोग्राफ का मतलब होता है पिक्टोग्राम्स, और पिक्टोग्राम्स का मतलब होता है पिक्चर्स के थ्रू। पिक्टोग्राम्स मीन्स होता है पिक्चर्स के थ्रू, तो 73 का सी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जे क्लास इंटरवल इज द रेशो। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है जी? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होता है क्लास फ्रीक्वेंसी को आप क्लास लेंथ से डिवाइड कर दो। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल को क्लास लेंथ से डिवाइड करना है, तो इसका मतलब डी हो जाएगा जी आपका 74 का डी। आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल को क्लास लेंथ से डिवाइड करना होता है, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है। चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू रिप्रेजेंट वेरियस हेड्स इन द टोटल कॉस्ट। वेरियस हेड्स इन द टोटल कॉस्ट, पाई चार्ट या पाई डायग्राम, तो 75 का ए। 75 का ए। चलो जी, क्या जी एक डाटा है जिसकी लार्जेस्ट वैल्यू 25 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 5 है, क्लास टोटल 4 है, तो आपसे पूछा है क्लास लेंथ क्या होगी। तो कुछ नहीं करना, आपको लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन टोटल क्लास, तो क्लास लेंथ 5 आ जाएगी। तो आपका बी आंसर है जी, क्लास लेंथ इज 5। लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल क्लास। अच्छा, कहा एक क्वेश्चन पहले इन्होंने एम्प्टी स्पेस छोड़ा है, मीन्स सेपरेटिंग आइटम्स अकॉर्डिंग टू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, ग्रुपिंग दैम इनटू वेरियस क्लासेज। क्लासिफिकेशन होता है जी, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, तो 77 का ए। देयर वर 200 एम्प्लॉइज इन एन ऑफिस इन विच 150 वर मैरिड। चलो जी, इसको हमें थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। किस तरह से? एक पहले इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि ये हम लिख लेते हैं मैरिड है, ये हम लिख लेते हैं अनमैरिड है, यहां पे लिख लेते हैं मेल, यहां पे लिख लेते हैं फीमेल। ठीक है, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा का क्वेश्चन है, थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया। चलो जी, अब इसमें हम देखते जाते हैं। कहा है टोटल तो 200 है, लेकिन साथ में एक बात कह रहे हैं कि 200 एम्प्लॉइज है ऑफिस में, जिनमें से 150 वर मैरिड। तो देखो मैरिड टोटल 150 है, तो यहां पे मैंने सामने ना मैरिड के सामने 150 लिख दिया कि इनका टोटल 150 है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? आगे कहा है टोटल मेल एम्प्लॉइज वर 160। टोटल मेल एम्प्लॉइज जो है 160 है, तो यहां पे मैंने मेल एम्प्लॉइज में टोटल में 160 लिख दिया। आगे बोला जिनमें से 120 मैरिड है, तो मेल वाले 120 मैरिड है, तो इसका मतलब यार 40 अनमैरिड रह जाएंगे। अच्छा, आगे क्या कहा? अच्छा, अब एक चीज और देखो कि अगर ये टोटल 150 थे, तो यहां पे मेल 120 हो गए जो मैरिड है, तो ये 30 बच गए। अच्छा, अब बेटा एक चीज और देखनी है, टोटल तो मुझे 200 करने ही है ना, तो 120, 160, 190 तो हो ही गए हैं, तो यहां पे 10 लिख दो। तो 200 तो टोटल करने ही पड़ेंगे ना, कि टोटल 200 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब आपसे पूछा था फीमेल ऐसी कितनी है जो अनमैरिड है, तो ये हो गई फीमेल जो अनमैरिड है, तो 10 आंसर है। 10 आंसर आ गया जी। चलो जी, आगे देखो जी, ये एक टाइम सीरीज का क्वेश्चन है। आपको कह रहे हैं इफ एन एडिटिव मॉडल ओ एक्चुअल डाटा है, ट्रेंड दिया है, सीजनल वेरिएशन दिया है, सी दिया है, आई पूछा है। तो बच्चों होता क्या है यार एडिटिव मॉडल? एडिटिव मॉडल होता है कि ओरिजिनल डाटा इन सबका सम होता है। अच्छा, तो इसका मतलब इरेगुलर हो जाएगा, ओ में से इन तीनों का सम माइनस कर देंगे, तो ओ 875 है और ये 700 है, एस कितना है 200 है, और ये कितना है ये 75 है, तो 875 माइनस 975, तो माइनस का 100 आ गया जी। तो माइनस का 100, दैट इज आंसर इज ए। ठीक है जी। चलो जी,
अब देखो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आ गए, आपको कह रहे कि एक बायस्ड कॉइन है, एक बायस्ड कॉइन है। बायस्ड कॉइन का मतलब होता है दोनों तरफ हेड टेल नहीं है, कुछ उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम की हुई है, उसका एडजस्टमेंट कर दिया है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। आपको कहा कि हेड के जो चांस है वो टेल की प्रोबेबिलिटी के 3 टाइम है। तो यार देखो मुझे एक बात तो पता है ना कि हेड की प्रोबेबिलिटी और टेल की प्रोबेबिलिटी का टोटल तो 1 ही होगा ना। तो मैंने हेड की जगह पे क्या किया, यहां पे मैंने लिख लिया 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1, यानी कि 4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1, यानी कि बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/4 आ गई, तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 3/4 होगी। अब आपको कहे कि आपने कॉइन को 4 बार टॉस किया है और चारों बार हेड आया है, तो सिंपल चारों बार हेड आया है तो क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑल हेड, तो 3/4 3/4 3/4 3/4, तो 81/256, 81/256। देखो जी साधारण सा क्वेश्चन था, तो बी आंसर हो गया बेटा 81/256, 81/256। ठीक है जी, चलो जी आगे चलते हैं। कहा जी देयर आर 10 एंड्रॉइड फोन एंड 6 एप्पल फोन्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इफ 4 फोन्स आर रैंडमली सेलेक्टेड देयर विल बी 2 एंड्रॉइड एंड 2 एप्पल। ठीक है जी, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है यार, 10 एंड्रॉइड फोन है तो 10C2, ये 6C2 और नीचे 16C4। बेटा इस सबको आपने सोल्व करना है, इस सबको आपने सोल्व करना है, सोल्व करके सारा कुछ C आएगा जी। इतनी तो मुझे उम्मीद है कि आप ये तो सोल्व कर ही लोगे, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई करना है, तो 0.37 आंसर होगा। ठीक है, फिर भी मैं एक छोटा सा लिख देता हूं, बाकी काट लेना आप, ऐसे खुल जाएगा। यहां भी हम करेंगे, नीचे भी 16C4 को खोलेंगे। मैंने फैक्टोरियल से नहीं खोला है, आप सबको पता है कि ये शॉर्टकट होता है करने का। इस सबको सोल्व करोगे तो 0.37 आ जाएगा जी। चलो जी, कहा दे आर 48 मार्बल्स है फ्रॉम 1 to 48, फाइंड द रेशियो ऑफ द, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए मार्बल डिविजिबल बाय 4। यार 4 से डिविजिबल है, 48 तक तो 12 मार्बल होंगे, 4 8 12 16 ऐसे देखोगे, टोटल 12 मार्बल बनेंगे। तो इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, 12/48 1/4, तो यानी कि डी आंसर है जी, आंसर इज डी। चलो जी, हाँ जी, कहा जी एक क्लास है जिसमें 60% स्टूडेंट मैथ्स एंड साइंस पढ़ते हैं, 90% स्टूडेंट साइंस पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें कि मैथ्स पढ़ना चाहिए जबकि साइंस ऑलरेडी पढ़ता है। तो जी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, मैथ्स अपॉन साइंस, तो आपको करना पड़ेगा मैथ्स इंटरसेक्शन साइंस अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ साइंस। तो ये 60/100, ये 90/100, तो 2/3 आंसर आ गया जी। आप देखो बेटा आंसर कितना बन रहा है, 100 कट जाएगा, 2/3 आंसर है, तो 2/3 का मतलब सी, सिंपल। चलो जी, कह रही जी एक बैग है जिसमें 7 ब्लू और 5 ग्रीन बॉल है, यानी कि टोटल बॉल 12 है। अब कहे एक बॉल निकाली है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लू बॉल। यही पेपर का कॉन्ट्रास्ट है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन आए हैं तो बहुत आसान भी आए हैं। तो कहा है कि गेटिंग ए ब्लू बॉल, तो सिंपल सा बात है भाई, 7/12, टोटल 12 बॉल है, उसमें से ब्लू 7 है, तो 7/12। अच्छा, कहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ए फुटबॉल टीम लूजिंग ए मैच एट कोलकाता, कोलकाता लूज करती है उसकी 3/5 है, और बेंगलुरु में जीतता है उसकी 6/7 है। तो आपको कहा है कि कम से कम एक मैच जीते, तो बेटा कम से कम एटलीस्ट में एक काम करना है, उल्टा कर दो, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 विन, आपको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नन विन। तो भैया ना तो वो जीता कोलकाता में और ना जीता वो बेंगलुरु में, तो कोलकाता में हारने की प्रोबेबिलिटी दी थी 3/5 और बेंगलुरु में जीतने की दी थी। तो बेंगलुरु में जीतने की अगर 6/7 है तो हारने की 1/7, तो ये हो जाएगा जी 35 माइनस 3/35, तो 32/35, तो 32/35 दैट इज सी आंसर है, सी आंसर है जी। चलिए जी, आगे का है जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आप जानते हो मीन मोड मीडियन इक्वल होते हैं, तो बी आंसर है। आगे चलते हैं,
क्या जी एक रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो भैया रैंडम में ना प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 1 होता है। तो आप इन सबको जोड़ोगे तो 5 और 3 8, 4 12, 6 18, 7 25, 25 25 और 9 34 और 11 45, 45K। तो बच्चों K की वैल्यू पूछी है तो 1/45 सी आंसर है जी, 1/45। 5 3 8 4 12, 12 6 18, 18 7 25, 25 9 34 41, ठीक है 45 जी, सी आंसर आ गया। चलो जी, कह रही जी फॉर ए सर्टेन मोबाइल द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन चार्जेज ऑफ बैटरी इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है बेटा। आप देखो Z होता है x माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मीन 50 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 15 है। देख लेते हैं, मीन 50 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 15 है, बिल्कुल सही है। अब क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालो, वो 50 से 70 घंटे के बीच है और ये दो वैल्यू दी हुई है। तो 50 से 70 घंटे के बीच का मतलब क्या है कि देखो मैं पहले x को 50 डाल के z की वैल्यू निकालूंगा तो वो 0 आ जाएगी, फिर x को 70 डाल के z की वैल्यू निकालूंगा तो 20/15, तो ये वही आएगी जो दी है 1.33। आप करके देखो 20 डिवाइडेड बाई 15, तो 1.33 आ गया, यही दी हुई थी वैल्यू। अब इसका मतलब मुझे ग्राफ अगर मैं बनाऊं मेरे बच्चों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये 1.33 है, ये 0 है। अब देखो फाई का मतलब क्या होता है यार, फाई का मतलब होता है ये सारा, तो ये फाई 1.33 है और ये फाई 0 है। ना भी देते तो ये तो आप सब जानते हो, और आपको एरिया बताना है ये, तो भाई टोटल यहां वाले में से इसको माइनस कर दो ना यार, बस फाई 1.33 वाले में से फाई 0 माइनस करना है, तो ये आ जाएगा बेटा, दोनों एरिया दिए हुए हैं देखो, 0.9082 में से 0.5 माइनस करना है तो सी आ जाएगा। 0.9082 में से 0.5 माइनस करना है, 0.9082 में से 0.5, तो आपका सी आंसर आ रहा है जी। चलो जी, सी आंसर आ गया। आ जाओ जी, अब आ गए जी हम 89 पे। देखो जी 89 में हमें क्या कह रहे हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका P 1/3 है। यार P 1/3 है तो Q 2/3 हो गया, और नंबर ऑफ ट्रायल 90 है तो N 90 हो गए। आपको बोला है स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ, यार फॉर्मूला होता है √NPQ, तो 90 इंटू 1/3 इंटू 2/3 √20, तो √20 हो जाएगा 2√5, तो रूट में ही दिया है तो हम उसी हिसाब से देखें तो हमारा आंसर हो गया सी, 2√5। चलो जी बेटा, कोई की क्या है, पोजिशन वेरिएट है कुछ इस तरह से, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 दी है, तो यार देखो मैं पोजिशन का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो e की पावर माइनस m की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 0.7, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 भी दी है, तो यार देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 0.3 है, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा e की पावर माइनस m की पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। अच्छा मैंने इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लिया, इंटू एम, और ये हो जाएगा 2 इंटू 0.3। देखो m इंटू ई की पावर माइनस एम की वैल्यू पहली इक्वेशन से कितनी है, m इंटू ई की पावर माइनस एम की वैल्यू है 0.7, तो यानी कि ये हो गया 0.7m और 0.6, तो यार देखो यहां से m की वैल्यू आ गई 6/7, और 0 पे हमेशा प्रोबेबिलिटी पोजीशन में e की पावर माइनस m के बराबर होती है बच्चों, तो e की पावर माइनस 6/7 आंसर है। तो देखो जी e की पावर माइनस 6/7 कहीं है क्या, ये रहा बी आंसर हो गया जी, e की पावर माइनस 6/7। चलो जी अब आगे चलते हैं बेटा, 91 कह रही थी द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डेविएशन ऑफ x एंड y फ्रॉम द मीन इज 0, व्हाट इज द RXY, 0 ही होगा आंसर भाई। क्यों, देखो जी फॉर्मूला क्या होता था, कोरोलेशन कोफिशिएंट का सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार
डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अब जब न्यूमरेटर ही जीरो हो गया यार, तो डिनोमिनेटर में कुछ भी आए वो जीरो होगा, तो डायरेक्ट आंसर आ गया जीरो। चलो, अब आपको कह रहे हैं स्लोप ऑफ द लाइन 5.5 है और वाई इंटरसेप्ट 15 है, तो यानी कि ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। यहां पे इसको y इंटरसेप्ट कहते हैं, इसको स्लोप कहते हैं। तो y इंटरसेप्ट 15 है और स्लोप 5.5 है। अब आपको कह रहे हैं जब x की वैल्यू 6 है तो भाई डालो ना x की वैल्यू 6, ठीक है। अब इसमें कांस्टेंट को जीरो नहीं करेंगे क्योंकि ये रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, ये सेंट्रल टेंडेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो कितना आ गया 5.5 इंटू 15 इंटू 6 प्लस में 15, 48 आंसर आ रहा है जी। आंसर आ रहा है 48, बी आंसर है जी। चलो जी, देखो जी ये भी रिग्रेशन का क्वेश्चन है। पहला y इक्वल टू 9x दिया है, तो जो x का मल्टीपल है वही उसका स्लोप होगा। यार यहां से सीधा सीधा BYX आ गया 9, ये x ऑन y है, तो यहां से BXY आ गया 0.1 और r होता है BXY इंटू BYX का अंडर रूट, और बाहर साइन वही लेते हैं जो इन दोनों का है, तो इन दोनों का साइन प्लस है तो मैं प्लस का ही रखूंगा। तो देखो जब मैं इन दोनों की गुणा करूंगा तो 0.01 है ये, तो ये हो जाएगा 0.09 का अंडर रूट, और 0.09 का अंडर रूट बोले तो 0.3, तो बी आंसर हो गया बच्चों मेरे। आंसर इज बी, 0.3 आंसर है जी। चलो जी, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ग्राफ ऑफ द लीनियर इनइक्वलिटी इक्वेशन है, इट विल बी ए हॉरिजॉन्टल लाइन। यार इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब तो बी जीरो होना चाहिए, क्योंकि जब आप y इक्वल टू ए बनाओगे तो यही तो लाइन एक्सिस के पैरेलल बनेगी। a पॉजिटिव है तो ऊपर बन जाएगा, a नेगेटिव है तो जीरो बन जाएगा, तो b शुड बी जीरो, तभी हॉरिजॉन्टल बनेगी, अदरवाइज हॉरिजॉन्टल बन ही नहीं सकती। तो a आंसर है जी। चलिए जी, 95 फिर से वही आ गया जी जो अभी किया था, एक ही टॉपिक पे कई कई क्वेश्चन है। देखो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन कुछ बहुत आसान है बेटा, तो कुछ बहुत लेंदी है। चलो हम तो अपना काम करते हैं। r बनेगा बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। अब क्योंकि इस बार दोनों नेगेटिव है तो r नेगेटिव लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 0.4 करेंगे, 0.64 का अंडर रूट तो माइनस का 0.8, ये लो जी बी आंसर है जी। माइनस का 0.8 बी आंसर आ गया जी, ठीक है जी। चलो जी, हम आ गए जी 96 पे। कह रहे जी सीपीआई चेंज फ्रॉम 120 टू 180, सीपीआई मीन्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एंड सैलरी चेंजेज फ्रॉम 240 टू 540, व्हाट इज इंक्रीज इन रियल टर्म। इसका आंसर गलत है बेटा। आई थिंक आईसीआई इसमें जरूर आपको मार्क्स देंगे, क्योंकि देखो रियल टर्म का मतलब है आप रियल वेजेज निकालोगे, तो पहले रियल वेजेज निकालूंगा, तो भैया उसकी जो इनकम है 240 और उसका जो इंडेक्स है ये रियल वेजेज होती है, तो ये आ गई 200। फिर मैं आगे करंट की रियल वेजेज निकालूंगा, तो उसकी इनकम 540 है, उसका इंडेक्स 180 है, ये आ गई 300। तो मेरे हिसाब से आपके हिसाब से भी यही आया होगा, इंक्रीजेज बाई 100, लेकिन 100 यहां कहीं है ही नहीं, इंक्रीजेज बाई 100, तो हम कहेंगे जी इंक्रीजेज बाई 100, ठीक है। तो मैं इसमें टिक नहीं करूंगा, लेकिन अगर देखा जाए कि सैलरी बढ़ रही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि रियल वेजेज भी बढ़े ही। अगर मैं ये मान लूं कि रियल वेजेज भी बढ़ रही होगी तो 100 के सबसे करीब 120 है। अगर मैं ये मान के चलूं कि बढ़ रही है तो मुझे 120 करना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये गलत है, मैं फिर से बोल रहा हूं। आंसर शुड बी 100, आंसर शुड बी 100। 100 यहां नहीं है, इसमें आपको मार्क्स जरूर मिलना चाहिए, ठीक है जी। चलो जी, अच्छा ये देखो जी, ये क्वेश्चन आपके बहुत बड़े बड़े थे, ये आपने कभी उम्मीद नहीं किए होंगे कि जी ये क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे, ठीक है जी। 97 में देखो जी आपको बेस ईयर 2000 दिया है, करंट ईयर ये बेस ईयर P0 बेस ईयर के प्राइस है, ये करंट बेस ईयर और करंट ईयर की क्वांटिटी है। आपको कह रहे हैं कि बताइए पास्ट चीज़ें, तो यार देखो मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं सिंपल लिख के बता रहा हूं बस, बाकी सब कुछ आपके पास है। फॉर्मूला आप जानते हो, सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। सिग्मा P1 Q0 आपका 506 आएगा जब आप देखोगे,
P1 को Q0 में गुणा करके जोड़ना है, इतना तो आप सब जानते होंगे, कर भी दिया होगा शायद। और सिग्मा P0 Q0 451 आएगा। अब जब मैं इसको सोल्व कर रहा हूं तो ये मेरा आ रहा है 112.19। तो अब देखें तो 112.19 बोले तो 112.20 ये रहा जी, तो ये आंसर ले लेंगे बेटा, ठीक है जी, 112.20। चलो जी आगे चलते हैं, हम चलते हैं जी 98 पे। फिर से आपका क्वेश्चन इंडेक्स नंबर का है लेकिन थोड़ा बड़ा है, और आपको कह रहे मार्शल एजवर्थ है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला क्या है? मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 Q0 प्लस Q1 सिग्मा P0 Q0 प्लस Q1 इंटू में 100। यानी कि आपने एक कॉलम और बनाना है, एक कॉलम और बनाना है Q0 प्लस Q1 का, Q0 प्लस Q1 का, उनको जोड़ना है। यानी कि पहले आप क्या करोगे, एक कॉलम और बनाओगे, इनको जोड़ोगे, फिर एक बार P0 से सब में गुणा करोगे और उनको भी जोड़ोगे, फिर एक बार P1 से गुणा करोगे, उनको भी जोड़ोगे। मैं बता देता हूं ये क्या आ रहा है, कैलकुलेशन नहीं कर रहा बेटा, ये आएगा 962, मैंने की हुई है कैलकुलेशन, 857 इंटू 100, ये सोल के आ रहा है 112.25। तो 112.25, तो ये रहा जी ए पार्ट, 112.26 ये आंसर है जी, 112.26। ठीक है जी। चलो जी, थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, आपके साथ थोड़ा सा जस्टिफिकेशन नहीं है। देखो ये तो और भी बड़ा है, फिशर वाला, फिशर वाला तो और भी बड़ा है। ठीक है, चलो जी, वैसे हम लगभग एंड में आ गए हैं, मैं एक बार कैलकुलेशंस लिख देता हूं इसकी भी। देखो जी, अगर मैं फिशर की बात करूंगा तो आप जानते हो कि लास्पियर इनटू पास्ची इनटू 100। ठीक है, अब मैं यहां पे वैल्यूज आपको बता देता हूं क्या क्या वैल्यूज आएगी। सिग्मा P1 Q0 आएगी 456, सिग्मा P0 Q0 आएगी 406, सिग्मा P1 Q1 आएगी 506, और सिग्मा P0 Q1 आएगी 451 इनटू में 100, 451 है बेटा। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ रहा है 112.25, यानी कि सारे आंसर लगभग लगभग बराबर है। तो अगर किसी ने देख लिया है कि एक आंसर आ रहा है वही और डाटा बिल्कुल सेम है, तो आपको समझना चाहिए कि आंसर तो आसपास के ही आएंगे। एक को करके बाकी सबके भी लिखे जा सकते थे। आपने देखा ना, सबके आंसर लगभग लगभग सेम ही है, बस पहले वाले का 112.20 आया था, लेकिन मार्शल एजवर्थ का और इसका लगभग सेम ही आ रहा है। तो कितना आ गया आपका आंसर? हो गया डी, आंसर हो गया जी डी, 112.26। चलो जी, 99 नंबर क्वेश्चन था, 99 नंबर क्वेश्चन था, डी आंसर है। चलो जी, हम आ गए लास्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, करिए ग्राफ दैट यूजेज वर्टिकल बार्स टू रिप्रेजेंट डाटा इज कॉल्ड। तो देखो बेटा, देखो होता क्या है, दो तरह के बार डायग्राम होते हैं, एक होते हैं हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, उसमें तो बार हॉरिजॉन्टल होते हैं, और एक वर्टिकल होते हैं, उसमें वर्टिकल होते हैं। अब देखो इसमें ना बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहां पे लिखा है वर्टिकल ग्राफ, तो उसने कहा होगा वर्टिकल में तो वर्टिकल ही लेंगे आंसर, लेकिन नहीं बेटा, जब तक इसमें बार नहीं लिखेंगे तब तक नहीं कर सकते। तो अगर कुछ भी नहीं लिखा तो फिर आपको बार ग्राफ करना है। इसको मैं ठीक तब मानूंगा अगर इसमें वर्टिकल बार ग्राफ होता, क्योंकि वर्टिकल ग्राफ कोई ग्राफ होता ही नहीं है। हाँ, वर्टिकल बार ग्राफ जरूर होता है। अगर वो इसमें वर्टिकल के साथ बार वर्ड भी लिख देता तो मैं सी लेता, लेकिन उसने बार यहां नहीं लिखा, तो आई शुड टेक बार ग्राफ। ठीक है जी। तो जी हमारे 100 के 100 क्वेश्चंस डिस्कस हो गए, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल आंसर आपको दे दिए हैं। ठीक है, करेक्ट ही है सारे, तो बाकी देखते हैं जी। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच बेटा, बाय बाय।